अस्सलाम एवरीवन, हम कर रहे थे लैरिंग्स फ्रॉम द थ्रोट सेक्शन ऑफ ईएनटी, जिसमें से हमने अगला टॉपिक करना है जो कि है कॉन्जेनिटल लीजन्स ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, इसके बाद हम स्ट्राइडर करेंगे। ये एक ही चैप्टर है कॉन्जेनिटल लीजन्स ऑफ लैरिंग्स एंड स्ट्राइडर का। अब ये जो कॉन्जेनिटल लीजन्स है ना, इनमें से मतलब टोटल हैं ये ऑलमोस्ट आपकी जी 1 2 3 4 5 6 7 8 कंजेनिटल लीजन्स हैं। इनके आपसे कभी भी कोई लिस्ट पूछता नहीं है, लेकिन आपके एटलीस्ट जहन में दो चार के नाम तो फ़ौरन हो कि आपसे वाइवा में कोई पूछे तो आपको पता चल जाए कि यार ये लीजन्स होती हैं। लेकिन इनमें से जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो लेरिंगोमलेशिया है, दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एससीक्यू, बार बार रिपीट होने वाला एससीक्यू है। इस वजह से इसको तो आपने बहुत अच्छे से जहन में रखना है। और इंतहा की यार आसान बातें हैं इनमें, मतलब कोई मुश्किल बात नहीं है। और ये वाली जहन को मैं आपको वैसे सेकंड में बता दूंगी, तो आपने इनको भी अपने जहन में रख लेना। ठीक है, अच्छा जी। तो लेरिंगोमलेशिया कंजेनिटल लीजन्स की कॉज तो आपको सबको पता है कि इट इज़ इन कंजेनिटल डेवलपमेंटल कॉज है इनकी। लेरिंगोमलेशिया में द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे पास जो आपको याद तो है ना कि लैरिंग्स के मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ सुप्राग्लॉटिक पोर्शन, यानी कि जो वोकल कॉर्ड से ऊपर है। ठीक है, फ्रॉम द एपिग्लॉटिस अप टू द वोकल कॉर्ड्स। उसके बाद एक वोकल कॉर्ड्स वाला पोर्शन है जिसे ग्लॉटिस कहते हैं, और उससे नीचे क्रीकॉइड कार्टिलेज तक वी हैव सबग्लॉटिस। ठीक है, ये बात मैं दोबारा रिपीट करी, सुप्राग्लॉटिस, ग्लॉटिस एंड सबग्लॉटिस। तो हमारे पास अगर आप एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ठीक है, ये लैरिंग्स को आप भूल जाते हैं जरा सी देख लीजिए। ये पाइप है मेरे पास, ठीक है, एंड दिस इज अ पाइप जो थोड़ा सा इतना स्टिफ है कि इसमें से जो चीज़ें गुजरेंगी तो इसकी वॉल को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर क्या हो कि ये पाइप की वॉल्स जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाए, शदीद फ्लेक्सिबल हो जाए, ठीक है, बहुत नरम हो जाए, बहुत लूज हो जाए, तो मैं इधर से जैसे इंक्रीज करूंगी वाटर का या एयर का प्रेशर, तो एकदम से क्या होगा, इसकी वॉल्स यूं डायलेट हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे करके हो जाएंगी, हालांकि वैसे नहीं होती थी, लेकिन अब क्योंकि उसकी वॉल्स में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि ज़रा से प्रेशर से एकदम डायलेट हो जाती है, और फिर जब वो प्रेशर ख़त्म होता है तो फिर ज़रूरत से ज़्यादा यूं कभी पतली हो जाएगी, कभी वाइड हो जाएगी, मतलब मूव करती रहती है, ज़रूरत से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। तो कोई भी चीज़ की एंट्री एग्जिट पे उसको बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो लेरिंगोमलेशिया में यही होता है कि इट अफेक्ट्स द सुप्राग्लॉटिक पोर्शन, और जो सुप्राग्लॉटिक पोर्शन ऑफ लैरिंग्स है उसकी वॉल्स कंजेनिटली ज़रूरत से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। एक ज़रूरी नॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी तो ठीक है मसल्स में होनी चाहिए, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ फ्लेक्सिबल होगी, ज़रूरत से ज़्यादा इलास्टिक फाइबर्स की डिपोजिशन होगी, तो इट इज़ अ फ्लॉपी टाइप ऑफ थिंग जो मूव भी करती रहेगी ज़्यादा, और जो प्रेशर की वजह से अगर बंदा खाएगा या सांस ज़ोर से लेगा, स्पेशली जो मसला होता है ना वो ये होता है कि जब बच्चा इंस्पिरेशन करता है ना, इंस्पिरेशन में क्या होता है, सारा का सारा हवा लंग्स में खिंचती है, उसमें इसकी वॉल्स को नॉर्मली तो बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो इतनी फ्लेक्सिबल होती हैं कि जब वो इंस्पिरेशन करता है और हवा अंदर लंग्स में सारी जाती है, यहाँ पर हल्का सा वैक्यूम क्रिएट होता है फॉर अ सेकेंड, तो एकदम से उसकी वॉल्स बंद हो जाती हैं बिकॉज दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो ऐसे करके वो बंद सी हो जाती हैं, और वो फिर ज़रा एक्सपायर करेगा तो फिर खुल जाएंगे, फिर जरूरत से ज़्यादा खुलेंगे, पूरा फ्लॉपी मुसलसल मूव करता रहेगा। सो दिस इज लेरिंगोमलेशिया। ठीक है, तो इसमें जो पेशेंट है आपका वो जो फीचर्स के साथ प्रेजेंट करता है, सॉरी बच्चा ही होगा डेफिनेटली, तो उसकी वॉल जरूरत से ज़्यादा फ्लैसिड होने की वजह से इंस्पिरेशन पे उसको एकदम से एपनिया हो जाता है, एकदम से सांस नहीं आता, मतलब जैसे उसे लगता है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, तो फिर जोर से रोने लग जाता है। क्राई बिल्कुल बच्चे की नॉर्मल होती है, रोने में कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन जाहिर है कि उसको सांस लेना मुनासिब नहीं होता और उसे मुश्किल हो रही होती है। अच्छा जी, तो इसमें हमारे पास जो हमने फिर क्या करना है कि डायग्नोसिस करना है वो, अच्छा जब आप देखते हैं ना इसको, तो आपको ऐसे इन्वर्टेड कहते हैं, ओमेगा शेप्ड नज़र आता है आपको, जो ऊपर से आपका एपिग्लॉटिस है, ठीक है, इस तरह कर्ल हुआ हुआ होता है, क्योंकि वो ऊपर इतना ज़्यादा गिरा हुआ होता है ना एक दूसरे के ऊपर कि वो बिल्कुल कर्ल होता है। सिर्फ ये उसकी वजह उसकी ये होती है कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इसके अलावा इसकी कोई वजह नहीं है। ठीक है, अच्छा तो हमने क्या करना होता है, वो जो फाइबर ऑप्टिक लेरिंगोस्कोपी है हमारी, जो फ्लेक्सिबल लेरिंगोस्कोपी होती है, वो नाक के थ्रू हम डालते हैं लेरिंगोस्कोप, और हम गले तक लाते हैं ओरोफेरिंग्स तक, और ओरोफेरिंग्स में जब वो हम ले आते हैं ना ऐसे करके नोज से डालेंगे, और नोज से हम उसको फाइबर ऑप्टिक जो होता है हमारा लेरिंगोस्कोप, उसको थ्रोट तक लाते हैं और नीचे से व्यू करते हैं, तो व्यू पे हमें बड़ा अच्छा सा नज़र आ जाता है कि कितना फ्लॉपी सा लेरिंग्स होता है, तो इससे हमें फिर पता समझ आ जाती है बड़े आराम से। ट्रीटमेंट इसकी ज़्यादा कंजर्वेटिव होती है, कहते हैं 2 साल तक अक्सर औकात है खुद ही ठीक हो जाता है, बच्चे की 2 साल तक उम्र तो होती है तो खुद भी ठीक हो जाता है, लेकिन ना हो तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि उसको कोई ना कोई मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं जो उसकी वॉल को थोड़ा सा एड करे, हेल्प करे, ताकि वो स्टिफ हो जाए, और अगर उससे भी ना ठीक हो तो फिर हमें, अगर बच्चे को सांस लेने में ज़्यादा मसला है तो डेफिनेटली हमें ट्रेकियोस्टमी करनी पड़ेगी, और ट्रेकियोस्टमी से उसका पहले तो एयर वे मेंटेन करेंगे,
एंड देन उसके बाद हमने फिर सुप्राग्लॉटिस में सर्जरी करके उसकी रीमेकिंग करनी है और उसको दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन में लाना है, उसे कहते हैं सुप्राग्लॉटोप्लास्टी। ठीक है, वो कैसे करते हैं उसकी डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं है। तो आपने बस ये 4 बातें इसके बारे में याद रखनी कि होता क्या है, इसमें बच्चे के फीचर्स क्या होंगे, इंस्पिरेशन पे जो सकिंग इन ऑफ द वॉल्स है वो याद रखना है आपने। डायग्नोसिस फाइबर ऑप्टिक पे हम करते हैं एंड ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि बच्चे की कंडीशन कैसी है। ठीक है, तो ये आपका एससीक्यू है, इसको आपने जहन में रख लेना है। देन हम आते हैं अगली चीज़ पे जो कि है कंजेनिटल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। बहुत सिंपल सी बात है, सिंपली कंजेनिटली ही आपके वोकल कॉर्ड्स मूव करने के काबिल नहीं होते इस कंडीशन में। ठीक है, ये क्यों होता है, अब आप वोकल कॉर्ड्स की मूवमेंट डेफिनेटली हमारी बॉडी में हर चीज़ जो मूव कर रही है बिकॉज ऑफ द नर्व सप्लाई कर रही है। अगर कहीं पर पैरालिसिस का वर्ड आता है इसका मतलब उस जगह की नर्व सप्लाई लॉस हो गई है, और वोकल कॉर्ड्स की नर्व सप्लाई होती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। अगर बच्चों में जो डिलीवरी होती है वजाइनल डिलीवरी, जो नॉर्मल डिलीवरी है, उसमें कुछ बच्चे जो होते हैं ना उनको हमें यूज़ करना पड़ता है डिलीवर करने के लिए फॉर्सेप्स, और कभी कभी वैक्यूम यूज़ करना पड़ता है। फॉर्सेप्स इस तरह नॉर्मल चिमटा नहीं होता हमारा जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, फॉर्सेप्स से ना हम बच्चे का सर पकड़ते हैं और उसको बाहर खींचते हैं जिनकी डिलीवरी हो नहीं रही होती, या फिर वैक्यूम होता है, वैक्यूम भी सक कर लेता है बच्चे को बाहर। तो जिन में स्पेशली फॉर्सेप्स डिलीवरी होती है उसमें ये रिकरेंट लैरिंजियल नर्व अक्सर औकात फॉर्सेप्स से डैमेज हो जाती है अगर बंदा जो इस्तेमाल कर रहा है वो अच्छा सा स्किलफुल ना हो। जब रिकरेंट लैरिंजियल नर्व फॉर्सेप्स डिलीवरी में डैमेज होती है तो उसकी वजह से हमारा वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो जाता है। जाहिर है उसमें फिर आवाज़ जो है वो सही नहीं बच्चे की बनती। अगली चीज़ है कंजेनिटल सबग्लॉटिक स्टेनोसिस। नाम से ही पता चल रहा है कि जो सबग्लॉटिक रीजन है, द रीजन बिलो द वोकल कॉर्ड्स, उसमें कंजेनिटली ही उसकी वॉल तंग होगी या फिर उसका रास्ता जो है वो थोड़ा होगा। तो ये कंजेनिटल अनोमली होती है। फिर जाहिर सी बात है कि रास्ता तंग होगा क्योंकि सबग्लॉटिस का, तो सांस लेने में भी मुश्किल होगी। स्ट्राइडर आएगा, स्ट्राइडर भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। स्ट्राइडर का मतलब है रेस्पिरेशन पे नॉइजेस आएंगी, और उसको डायग्नोज फिर हम करते हैं ऑन द, यही वाला जब नियोनेट्स में करेंगे तो ज़ाहिर है फाइबर ऑप्टिक वगैरह करेंगे, लेरिंगोस्कोपी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, और फिर हम स्टेनोसिस को सर्जिकली ठीक करना पड़ता है। देन वी हैव द लेरेंजियल वेब। लेरेंजियल वेब का मतलब है कि पहले जब ये लेरिंग्स और पूरा सब कुछ बनता है ना तो ये पूरा का पूरा बीच में से भरा हुआ होता है, कैनलाइजेशन नहीं होती, बीच में कोई ट्यूबिंग नहीं होती डेवलपमेंट के टाइम पे। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि बीच में ये जो सारे सेल्स होते हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाते हैं, और पूरे की पूरी जो लेरिंग्स है, पूरा हमारा इसोफेगस है, ये सारी चीज़ें बाद में कैनलाइज होती हैं। मतलब बाद से मुराद है डेवलपमेंट में पहले ये पूरी जब बनती हैं तो बंद ट्यूब्स होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान में से ना केनाल बन जाती है और ये ट्यूब्स बन जाती हैं जिनके दरमियान में स्पेस होगी। लेरेंजियल वेब का मतलब होता है कि लेरिंग्स के पोर्शन में अगर आपका कोई ऐसी जगह है जहाँ पर वो जो सेल्स थे जो पहले डेवलपमेंट के टाइम पे प्रेजेंट थे वो रह जाए, एक वेब की फॉर्म हमने इससे सीखा जिस तरह जाला होता है ना, क्योंकि वो पूरा बंद भी नहीं होता, एक पूरी शीट भी नहीं होती। जाले में क्या होता है, वेब में इस तरह आप समझ लें कि मतलब आपस में मिले जुले धागे धागे से होते हैं जिसमें स्पेसेस होती हैं छोटी छोटी, और हल्की सी जगह होती है और पूरी जगह भी खुली हुई नहीं होती। तो इस किस्म का अगर एरिया, एक मेशवर्क सा, एक वेब टाइप एरिया रह जाए किसी जगह पर और वो ना खुले ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, तो उसको कहते हैं लेरेंजियल वेब। फिर उसमें डिपेंड करता है कि मोस्टली ये होता है आपके ग्लॉटिस के रीजन में, वोकल कॉर्ड्स के दरमियान में, तो उसमें फिर डिपेंड करता है कि वेब कितना थिक है। अगर बहुत थिक होगा तो उसे सर्जिकली रिमूव करना पड़ेगा खोल के बाकायदा। अगर पतला वेब होता है तो उसको हम ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड लेजर से ही ठीक कर देते हैं। ठीक है, देन हमारे पास अगली चीज़ है सबग्लॉटिक हेमेंजियोमा। हेमेंजियोमा आपको पता है कि जहाँ पर भी कैपिलरीज में एक्सेसिव ब्लड का कलेक्शन हो जाती है किसी एक जगह पर, क्योंकि वहाँ पर एक्सेसिव जो है वो आपके सेल्स की प्रोडक्शन होती है, तो वो ऐसे करके उभर जाती है उस जगह से। स्किन पे आपको जब ये नज़र आती है हेमेंजियोमास कैपिलरी के बने हुए, तो आपको पर्पल कलर की स्वेलिंग या पर्पल कलर की ऐसे पूरा एक एरिया जो उभरा हुआ होता है स्किन पे वो नजर आता है, उसे हम हेमेंजियोमा कहते हैं। और ऐसा ही अगर हो जाए कैपिलरीज में यही हेमेंजियोमा बन जाए इन द सबग्लॉटिक रीजन, तो उसे कहेंगे सबग्लॉटिक हेमेंजियोमा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये सबग्लॉटिक हेमेंजियोमा जो है वो नॉर्मली खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है, जिस तरह हमारे ऊपर के ठीक होते हैं। अगर नहीं होता तो तब हमें फिर इसको देखना पड़ता है और हमें रिमूव करना पड़ता है। देन इज द लेरिंगो एसोफेजियल क्लेफ्ट। बहुत सिंपल सी, नाम से ही पता चल रहा है कि लेरिंग्स में और एसोफेगस में क्लेफ्ट है। होता क्या है, आपका जो क्रीकोइड कार्टिलेज वाला पोर्शन है, यानी जो लेरिंग्स का लोअर मोस्ट पोर्शन है, सबग्लॉटिक रीजन है, वो और एसोफेगस पहले जुड़े हुए होते हैं। फिर क्या होता है, जब क्रीकोइड कार्टिलेज बन रहा होता है ना डेवलपमेंट के टाइम पे, तो ये पूरा का पूरा अलग अपने आप को राउंड रिंग बना देते हैं और इसोफेगस से इसका कनेक्शन हो जाता है ख़त्म। लेकिन अगर ऐसा हो कि क्रीकोइड कार्टिलेज, सपोज ये था, ये क्रीकोइड कार्टिलेज है पूरा, ठीक है, सपोज कर लेते हैं, ये उसका लेमिना है और ये आर्च है, ठीक है, यहाँ से वो कनेक्टेड है अभी इसोफेगस के साथ, और ये आपकी
इसोफेगस, दिस इज योर इसोफेगस एंड दिस इज द कनेक्शन, ठीक है। अब इसने क्या होना है, इसने यहाँ से बंद होना है तो ये कनेक्शन भी खत्म हो जाएगा। अगर ये ना बंद हो और कनेक्शन मेंटेन रहे, उसको कहते हैं लेरिंगो एसोफेजियल क्लेफ्ट। और इसमें फिर बच्चे को जाहिर सी बात है कि उसका जो वो खाए पिएगा, जाहिर है बच्चा होगा तो दूध पिएगा, वो दूध यहाँ से सारा आपके लंग्स में जाने लगेगा और लंग्स में शदीद एस्पिरेशन, नमूनिया हो जाएगा, कफ होगी बच्चे को। तो इसको हमें बहुत जल्दी सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है, इमरजेंसी होती है ये। फिर हमारे पास है लेरिंगोसील। लेरिंगोसील में ये हमारे पास ना बेसिकली एक हमारा जो थायराइड कार्टिलेज है, आपको पता है आगे हमारा मतलब आगे से मैं बताऊँ तो थायराइड कार्टिलेज होता है, उसके नीचे क्रीकॉइड कार्टिलेज होता है। इन दोनों के दरमियान का जो एरिया होता है ना, दैट इज थोड़ा सा मेम्ब्रेनस पोर्शन है। उस जगह पर इनसाइड की तरफ भी बल्ज कर सकता है, आउटसाइड की तरफ बल्ज कर सकता है। और होता क्या है, एयर सैक होता है जो कंजेनिटली रह जाता है। लैरिंग्स की वॉल में एक आउट पाउचिंग सी बन जाती है। आप समझते हैं अगर ये लैरिंग्स की वॉल है तो यहाँ पर एक आउट पाउचिंग सी बन जाएगी, लेकिन ये जो सैक सा बनेगा ये फिल्ड विद एयर होता है, कोई फ्लूइड नहीं होता। तो इसको हम कहते हैं लेरिंगोसील, ठीक है। ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह का हो सकता है। फिर हमारे पास जो सिस्ट होती है ना, लेरेंजियल सिस्ट, ये हमारी ज़्यादातर आती है जो ऊपर एराई एपिग्लॉटिक फोल्ड्स हैं यहाँ पर, और इट इज़ अ सिस्टिक स्वेलिंग, ब्लूइश कलर की होगी जिसमें फ्लूइड होगा। तो सील में और सिस्ट में यही फर्क है कि लेरिंगोसील इज एन एयर सैक एंड लेरेंजियल सिस्ट इज अ फ्लूइड फिल्ड, मतलब फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, फ्लूइड फिल्ड छोटा सा बॉल है इन द स्पेस ऑफ एराई एपिग्लॉटिक फोल्ड्स, और फिर इसको जो है वो हम रिमूव कर देते हैं। तो दीज आर ऑल द कंसर्टेड लीजन्स ऑफ लेरिंजियोमलेशिया को बहुत अच्छे से करना है। किसी को कोई मसला हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।